नमस्कार, स्वदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने कुछ अहम खबरें लेके आएंगे जो अभी घट रही हैं। और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर। अब लगातार पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस से दोगुना रोजगार, कृषि और सिंचाई के मुद्दे पर बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड अलग से निकाल के उन्होंने रखा है। वो कह रहे हैं इन तमाम वादों के साथ बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ये बात भी कही है कि वो युवाओं को नौकरी देंगे और साथ ही गुजरात की जनता से 40 वादों के तहत उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 5 साल में हम 20 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। उन्होंने कृषि और सिंचाई के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। वो कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए के निवेश हम करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। यह जो संकल्प पत्र हमारा है, ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते। वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय है। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। बीजेपी ने न केवल अपना संकल्प पत्र जारी किया बल्कि उनके कुछ नेता भी अब प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में हैं। उन्होंने एक अमरेली में रैली की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के सावरकुंडा में एक रैली कर रहे हैं आज। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में अब कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। असल में दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हैं, 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आज खुद अनुराग ठाकुर ने एक रोड शो किया और इसके अलावा लाजपत नगर में गौतम गंभीर जो कि साउथ दिल्ली से एमपी हैं, उन्होंने भी आज एक रोड शो किया लाजपत नगर में और लोगों से कहा कि वो बीजेपी को वोट करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप भी उनके सामने कड़ी टक्कर दे रही है। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग होगी 7 दिसंबर को। देखिए, हमने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है इस वार्ड को जो एक पढ़ा लिखा, ईमानदार, लॉयर, हाईकोर्ट में लॉयर, मॉडर्न स्कूल से पास आउट, युवा, तो इससे बेहतर कैंडिडेट हो नहीं सकता जिनकी सोच सिर्फ सेवा भाव की है, राजनीति करने की नहीं है। राजनीति तो पिछले 8 साल से दिल्ली के साथ बहुत की गई है। तो ईमानदार कैंडिडेट, पढ़े लिखे कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट को जिताइए और मुझे पूरा विश्वास है कि लाजपत नगर वार्ड से यहाँ की जनता इस तरीके के उम्मीदवार को चुनेगी और हम बहुत बड़े मार्जिन से ये वार्ड जीतेंगे। इसके अलावा न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद सीएम अरविंद केजरीवाल सामने निकल के आए। उन्होंने कहा कि एमसीडी के चुनाव तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। मेरा ये कहना है, एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल की 10 गारंटी चाहिए। 4 तारीख को चुनाव है। 4 तारीख को दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन सारे वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। ठीक, एमसीडी के चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति इस मामले में भी गर्म है क्योंकि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन के जो वीडियोस हैं वो लीक होकर फिर से एक बार सामने निकल के आ रहे हैं। इस बार सीसीटीवी फुटेज से जो वीडियोस लीक होकर आए हैं उससे फिर से हंगामा मच गया। वीडियो में सस्पेंड चल रहे तिहाड़ जेल अधीक्षक उनसे मिलने पहुंचे हैं। बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीजेपी ने जेल में सत्येंद्र का दरबार लगाने को लेकर केजरीवाल से पूछा है कि वो जैन को मंत्रिमंडल से कब हटाएंगे। इससे पहले जेल से सत्येंद्र जैन के 2 वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं जिसको लेकर दोनों पार्टीज के बीच में काफ़ी तीखे प्रहार हुए।
कैसे तिहाड़ के अंदर दरबार सजा हुआ है। टीवी भी देखा जा रहा है, वहां पर मिनरल वाटर भी मिल रहा है, वहां पर वीवीआईपी सर्विस भी मिल रही है, और जो खुद जेल सुपरिटेंडेंट अब सस्पेंड भी हो चुका है अपने कुकृत्यों के लिए, वही सत्येंद्र जैन के दरबार में शामिल है। क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखा था, जबकि 5 महीने से उनको बेल नहीं मिल रही थी, ताकि वो वसूली कर सके, वीवीआईपी मालिश चाइल्ड रेपिस्ट से ले सके और अपना दरबार सजाकर वहां पर जेल में उगाई और वहां पर अपने पद का दुरुपयोग कर सके? ये सारी बातों पर अरविंद केजरीवाल को अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्या वो सत्येंद्र जैन को अब भी बर्खास्त नहीं करेंगे और जेल से ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये फिजियोथेरेपी नहीं, ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी की करप्शन थेरेपी है। आम आदमी भी उन्हें हिम्मत नहीं कर पा रही कि जेल मंत्री के जिम्मेदारियों से मुक्त करे, उल्टा उस पर लीपापोती कर रही है। तो ये बेशर्मी है मैं कहूंगी, और बिल्कुल समझौता किया जा रहा है और उसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। सीसीटीवी फुटेज भाजपा के पास आ रहे हैं, यानी कि सितंबर का जो वीडियो है सीसीटीवी फुटेज भाजपा के पास थे। चुनावों का इंतजार था, कार्रवाई करने की बजाय उन सीसीटीवी फुटेज का राजनीतिक इस्तेमाल करके दोनों के बीच में एक समझौते की राजनीति हो रही है, मुद्दों से भटकाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक चुनावों से पहले सीसीटीवी फुटेज जो लीक होके आ रही हैं उससे काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी मुद्दे पर मेरी सहयोगी नियमिका मेरे साथ जुड़ रही हैं। नियमिका, जरा बताएं, सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो नया फुटेज आया है ये ठीक चुनावों से पहले है। 4 दिसंबर को वोट होने वाले हैं और कोई और फुटेज भी लीक होके आ सकता है क्या? दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज लगातार तीसरी बार एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल सुपरिटेंडेंट, निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया था जब उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि वे सत्येंद्र जैन को कुछ खास सुविधाएं दे रहे हैं जेल में रहते हुए, और उसके बाद में ये कदम उनके खिलाफ में उठाया गया था। इसी के चलते भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि जिस तरह से ये सब वीडियो सामने आ रही है, पता चल रहा है कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और भाजपा का लगातार यही मांग है कि सत्येंद्र जैन को उनकी पोस्ट से बर्खास्त करा जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये सब जो भी वीडियो सामने आ रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि एमसीडी के इलेक्शंस आ रहे हैं और इसीलिए ये जो वीडियोस हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो जनता के सामने साफ सीधे तौर पर एक कॉन्टेस्ट है भाजपा के इन 10 वीडियोस बनाम आम आदमी पार्टी के 10 कामों का। तो अब भाजपा को जो जवाब देगी जनता वो 4 दिसंबर यानी कि एमसीडी चुनावों में भाजपा को हरा कर ही इन वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो लगातार यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सभी आरोपों से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इस वीडियो के से ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि जो भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले सामने आए हैं उनमें से सब सही साबित हो रहे हैं, और इसी के चलते आम आदमी पार्टी को उनको मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ में मैं नियमिका सिंह, दिल्ली से टाइम्स ग्रुप के लिए। ठीक है, तो एमसीडी के चुनाव काफ़ी रोचक है। 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उम्मीद तो कर सकते हैं कि दोनों पार्टियां कुछ और प्रत्यारोप आरोप एक दूसरे के ऊपर ज़रूर लगाती हुई दिखेंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज देश संविधान दिवस भी मना रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक आयोजन समारोह में खुद देश के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे। उन्होंने वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप, साथ ही डिजिटल कोर्ट्स की आज शुरुआत भी की है। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसी मुद्दे पर जब देश के प्रधानमंत्री वहां पे इस ऐप का लॉन्च कर रहे थे, साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इस समय भारत एक ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है जिस पे पूरी दुनिया उस पर नज़र गड़ाए हुए है। वो ये देखना चाहती है कि भारत आगे चल के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे करता है और आगे कैसे बढ़ता है। आज सुनते प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर
भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। आज संविधान दिवस के साथ साथ आज मुंबई जो हमला हुआ था उसकी भी आज बरसी, आज 14वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को आज ही के दिन मुंबई पर हमला हुआ था। कुछ आतंकी पाकिस्तान से आए और उन्होंने मुंबई पे हमला किया। 160 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें काफ़ी सारे सैनिक भी शामिल थे और कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनको श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी उनको श्रद्धांजलि, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुंबई हमलों के पीड़ितों को आज याद किया। उन्होंने कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के जिन आतंकियों ने ये घटनाक्रम किया उन सबको हम जेल में पहुंचा ही देंगे। उन्होंने ये बात भी कही है कि उन बहादुर सिपाहियों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भी देश के आबरू को बरकरार रखा, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 14 साल पहले जब भारत अपने संविधान को नागरिकों के साथ मना रहा था, उस समय एक कुकृत्य हुआ। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि जिन लोगों ने भी हमला किया, हमारा प्रयास जारी है, उन लोगों को हम न्याय के कटघरे में लेके आएंगे। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। Today, of course, is the anniversary of the 26/11 terror attack in Mumbai. Even after so many years, the people who planned it and oversaw it have not been punished. They have not been brought to justice. This is something which we give utmost importance to. We are working with many other partners, other countries who also lost lives on that occasion, to make sure that the real perpetrators, those who were masterminds, do not escape justice. तारीख 26 नवंबर 2008। अत्याधुनिक हथियारों से लैस 10 आतंकवादी, 60 घंटे तक गोलियों की तड़तड़ाहट, 166 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल, हर तरफ खून, बारूद और गोलियों के निशान। ये मंजर था भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक आतंकी हमले का, जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि देश सहित पूरी दुनिया को हिला दिया। पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने गोलियों और बमों से पूरी मुंबई को दहला दिया। इस ऑपरेशन में 10 में से 9 आतंकी मारे गए और एक जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल कसाब, जिसे बाद में पुणे की यरवड़ा जेल में फांसी दी गई। लेकिन 26/11 के 14 साल बाद आज किस हाल में है मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड, और आतंक को लेकर कितना बदला है पाकिस्तान का रवैया, आइए जानते हैं। हाफिज सईद
लश्कर तैयबा के को फाउंडर और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। हाफिज सईद एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद है। डेविड कोलमन हिटली 26/11 हमलों के लिए रैकी करने वाला डेविड फिलहाल अमेरिका के शिकागो जेल में बंद है। भारत सरकार कई बार इसके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है, लेकिन अभी तक इसे भारत नहीं लाया जा सका। जकीर उर रहमान लखवी। जकीर ने ही 10 आतंकियों को ट्रेन किया था। ये लश्कर तैयबा का कमांडर था। पाकिस्तान में इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। भारत बार बार इसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नहीं सौंपा। फिलहाल ये कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं सुधर रहा पाकिस्तान भले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है, लेकिन अभी भी आतंकवादियों की फंडिंग नहीं रुकी है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में कहा कि फेक चैरिटी और फेक NGO आज के समय में टेरर फंडिंग का सोर्स बना हुआ है। ET नाउ सुरेश। और अब इसी मुंबई के राज्य यानी कि महाराष्ट्र से एक और खबर आपको बताते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। CM शिंदे अपने समर्थक विधायकों और सांसदों के साथ आज कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गुवाहाटी पहुंचे। उनके समर्थक का 5 विधायक और 1 सांसद के साथ नहीं गए हैं, लेकिन बीजेपी के 2 बड़े नेता शिंदे गुट के साथ हैं। आसाम के मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो निमंत्रण दिया है, इनविटेशन दिया है कामाख्या देवी के दर्शन के लिए, और हम लोग सब लोग यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने हमारे साथ यहाँ के 3 मिनिस्टर भी है, अधिकारी भी है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आम्ही श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने देवीच्या दर्शना कामाख्या देवीच्या दर्शनाला आलेलो आहे, त्यामुळे त्यांना टीका करू द्या, आम्ही काम करू। आपको पता ही है, जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी, ठीक उससे पहले भी एकनाथ शिंदे जब पहुंचे थे तो वो आसाम में ही पहुंचे थे, और वहां पे फिर से एक बार वो कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आपको और बताते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। असल में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और ये मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। आज चौथा दिन है। खंडवा से या सुबह यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा के अंदर आरोप ये लगाए गए बीजेपी की तरफ से कि इसके अंदर पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे CM जो मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होगी, हम जांच करेंगे और जो लोग दोषी होंगे उनको जेल भेजेंगे। ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से? सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, क्या शर्म नहीं आती कांग्रेस को? कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है, और ये मानसिकता जोड़ने की नहीं तोड़ने की मानसिकता है। जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं वो कभी माफ नहीं किए जाएंगे। मैंने जांच के निर्देश दे दिए, उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे मिशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत इस पर काफ़ी गर्व भी करता हुआ है, स्पेस मिशन। आज एक नया कीर्तिमान स्थापित फिर से हो गया। इसरो ने आज एशियन सेट का प्रक्षेपण कामयाब तरीके से रहा। इसरो के अध्यक्ष के मुताबिक PSLV रॉकेट ने आज ओशन सेट को सन सिक्रेनस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। ओशन सेट 3 के साथ 8 नैनो सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। इसमें भूटान का एक स्पेशल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी शामिल है। तीसरी पीढ़ी के ओशन सेट में समुद्र से साइंटिफिक रिसर्च और चक्रवातों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। Yet another successful mission in the series of its long years of journey. And also congratulations to your 06 satellite, which is just deployed its solar panels very correctly at the expected time.
and I'm very sure it will continue its further phases of actions. Now, as already announced, this mission is still not completed. We are waiting for the change of orbit of the upper stage along with the remaining 8 satellites. Achieved a historic milestone in India's bilateral cooperation with Bhutan as two special friends and neighbors. In a span of 2 years, the collaborative efforts of the dedicated team of space engineers and scientists from ISRO and the Bhutanese side have culminated today in the launch of this satellite for Bhutan. आज बॉलीवुड से फिर से एक बुरी खबर सामने निकल के आई है। दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का आज निधन हो गया। असल में लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। 2-3 दिन पहले भी खबर आई कि वो नहीं रहे, लेकिन उस समय वो वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टर्स उनकी सेहत को ठीक करने के लिए, उनको बचाने के लिए भरकस प्रयास कर रहे थे। 77 साल की उम्र में वो ज़िंदगी से आखिरकार जंग हारी गए और उनकी आज निधन हो गया। एक हेल्थ बुलेटिन के ज़रिए अस्पताल ने जानकारी दी कि विक्रम गोखले अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। जीएसटी को लेकर भी एक अहम खबर आ रही है। असल में जीएसटी की जो अगली बैठक होने वाली है 17 दिसंबर को, उसके अंदर जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके जीएसटी कैलकुलेशन को लेकर खबर आ सकती है। सूत्रों से कुछ अहम जानकारी मिल रही है। ये जानकारी जीएसटी कैलकुलेशन और जीएसटी की दर दोनों को लेकर है और एक आखिरी फैसला होगा, इसको समझते हैं। मेरी रिपोर्टर मेघना मित्तल मेरे साथ जुड़ रही है, जो आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो आपके साथ साझा करेंगी। मेघना, जरा बताएं, ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये आखिरी फैसला होगा जिसमें दरें और किस तरह से कैलकुलेशन होगा ये तय हो जाएगा? जी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अब 17 दिसंबर को होने वाली है। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, फिजिकल मोड में नहीं की जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये जो अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है। जो प्रीवियस जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी वो जून एंड में हुई थी। जो रीज़न है वो डिले का वो वही है कि जीओएम जो ऑनलाइन गेमिंग पर बनी थी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रही थी, कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। जो अब जीओएम ये रिपोर्ट अगले हफ्ते सबमिट करेगी, तो जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि कंसेंसस अभी भी नहीं बन पाया है और सारे स्टेट्स के सजेशंस जाएंगे ये ऑनलाइन गेमिंग की रिपोर्ट में। हालांकि 28% का रेट है जो सारे जो तीनों सेगमेंट्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज, तीनों पे के लिए सजेस्ट किया गया है। उस पर कंसेंसस बन गया है, पर विनिंग पॉट पे लगाया जाए कि नहीं, उस पर कंसेंसस नहीं बन पाया है। इसीलिए जो जीएसटी काउंसिल की जो आने वाली मीटिंग है वो ऑनलाइन गेमिंग पर क्या डिसीजन लेती है वो बहुत ही देखने वाला रहेगा, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन रहेगा, क्योंकि वो चाहे स्किल बेस्ड गेम्स हो या चांस बेस्ड गेम्स हो, दोनों पर 28% लगेगा, पर वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या रहेगा वो उस पर कंसेंसस नहीं होने की वजह से जीएसटी काउंसिल को आखिरी निर्णय लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो जीओएम की रिपोर्ट है एपेलेट ट्राइब्यूनल पर, वो भी इस आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस की जाएगी। उसकी रिपोर्ट हमने आपको बताया था काफ़ी पहले ही सबमिट की जा चुकी है। तो जो 17 दिसंबर को रिपोर्ट है काउंसिल मीटिंग है, उसमें 2 ये मेजर एजेंडा आइटम्स रहेंगे, जिसमें से ऑनलाइन गेमिंग का सबसे मेजर आइटम है। तो जीएसटी काउंसिल को लेकर जो बैठक हो सकती है उसमें जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो हमने आपके सामने साझा की है। फिलहाल इस बुलेटिन से इतना ही। नमस्कार।